Hello guys, welcome to JK Exam Cracker and I'm back with my new video. As you can see, respiration and transportation in plants. So वीडियो स्टार्ट करते हैं. इसमें स्पेसिफिकली एज पर द सिलेबस हमें प्लांट्स का ही देखना है. प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन हमें देखना है ना, तो इसको स्टार्ट करते हैं. तो मतलब बिकॉज ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए एक ही वीडियो में या इसके दो पार्ट्स बन सकते हैं, तो मतलब हमने एक ही साथ इसको इंक्लूड किया है, राइट. सो सबसे पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो रेस्पिरेशन इन प्लांट समझने से पहले आप लोग ये देखो कि रेस्पिरेशन होता क्या है. तो ये रेस्पिरेशन का एक छोटा सा डेफिनेशन दे रखा है आपकी स्क्रीन्स पे कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी. रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड यूटिलाइज करता है, खाने का इस्तेमाल करता है, सो डैट उस खाने में से वो एनर्जी जो है वो ले सके. ठीक है. रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड का बेसिकली यूटिलाइज कैसे करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है. और ब्रेक डाउन किस तरह से करते हैं ताकि उसमें से एनर्जी निकल सके. देखो फूड क्या है, एक मॉलिक्यूल है, केमिकल है ना. तो अब जैसे फूड मतलब जैसे केमिकल है, उसमें कार्बन या बड़े सारे हाइड्रोजन, इन सब के बीच बॉन्ड है. तो जब केमिकल्स के बीच जब बॉन्ड वगैरह टूटता है ना, केमिकल लेवल पे जब बॉन्ड्स वगैरह टूटते हैं तो उनमें से एनर्जी निकलती है. ठीक है. तो ये चीज़ है, इसलिए रेस्पिरेशन की जाती है ताकि फूड की ब्रेकडाउन हो और उसमें से एनर्जी निकले. तो देखो रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल सके. जैसे कि ये देखो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है. अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी केमिकल के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन. सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. टिपिकल कंसेप्ट तो अलग है, वो जब कभी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे देखना. तो सिंपल भाषा में जब केमिकल के साथ ऑक्सीजन मिल जाए तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं. तो ये जब ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन ऐड ऑन होगा तो ये ग्लूकोज टूट जाएगा. ग्लूकोज का बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाएगा. सिंपल किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसमें से ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी. और एनर्जी एक केमिकल की फॉर्म में रिलीज होगी. उस केमिकल का नाम है ATP. ATP इज योर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस केमिकल की फॉर्म में जो है वो एनर्जी स्टोर रहती है. जैसे आपके घरों में बैटरीज में एनर्जी स्टोर रहती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैसे ही ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है. सो आप देखो ये था आपका रेस्पिरेशन का सिंपल सा डेफिनेशन. तो वो यही बोल रहा है कि टू प्रोड्यूस एनर्जी माइटोकॉन्ड्रियन इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन. देखो जी, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. ये है सेल. ठीक है. सॉरी अजीब सा ही बना दिया. हाँ, गोल बनाते हैं थोड़ा सा. ये एक सेल है, राइट. सेल के अंदर आपको पता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज. सेल के अंदर, सेल क्या चीज़ है जिससे आपकी बॉडी बनी हुई है. तो सेल के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज. अब जैसे इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, देन समथिंग ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. अलग अलग ऑर्गेनेलीज होती है. वन ऑफ द एक ऑर्गेनेली है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. अब बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन किस जगह होती है सेल में, हमारी बॉडी में जो सारे सेल्स है सारे रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि सारे सेल्स को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए. तो अब सेल के किस हिस्से में रेस्पिरेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया. सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया नाम का, उसके अंदर रेस्पिरेशन होती है. एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. जो एनर्जी बनती है वो ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. जैसे मैंने बोला बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वैसे ही हमारे सेल्स के अंदर केमिकल की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है. उस केमिकल का नाम है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म. ATP is stored in mitochondria and is released as per need. ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाता है और उसमें से बाहर आता है जब जरूरत पड़े. जैसे सेल को जरूरत पड़ेगी एनर्जी की तो ATP वहां से बाहर आएगा. चलते हैं नेक्स्ट. ठीक है. अब देखो जी, रेस्पिरेशन समझने के लिए अब आपको ये समझना पड़ेगा, बिकॉज हमने बोला रेस्पिरेशन की एक बेसिक डेफिनेशन में देखा कि फूड का टूटना है, फूड का ब्रेकडाउन होना है. फूड का क्यों ब्रेकडाउन होना है,
मतलब ताकि उसमें से एनर्जी मिल सके। अब फूड कैसे टूटने वाला है? ऑक्सीडेशन से, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा तो फूड टूटेगा। तो अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो इंसानों में तो आपको समझ आता है ना, आप ऑक्सीजन कैसे लेते हो, नाक के जरिए ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो। ऐसा क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हो? यहाँ आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि देखो फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो आपने ऑक्सीजन ली, ठीक है, फिर ऑक्सीजन फूड को तोड़ेगा, तो बदले में क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी यूज नहीं करती, बाहर, और वाटर बनेगा, वाटर बॉडी यूज कर लेगी, प्लस एनर्जी बनेगी, और एनर्जी मेन चीज है जो आपको चाहिए। तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा कि आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। देखो जी, प्लांट्स भी ऐसा करते हैं, ठीक है, प्लांट्स भी ऐसा करते हैं, ठीक है। प्लांट्स ऐसा कैसे करते हैं? आप तो बोलोगे सर प्लांट जो हैं वो तो ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। वो ऐसा करते हैं सिर्फ दिन में। रात को प्लांट्स भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप देख रहे हो, दिन में प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, रात को करते हैं वो रेस्पिरेशन, हमारी तरह जो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। जबकि दिन में जो है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन में उनका अलग सिस्टम होता है, दिन में वो फूड बना रहे होते हैं, दिन में उनका अलग है, बट रात को वो हमारी तरह रेस्पिरेशन करते हैं। तो हमने वो उनका रात वाला सिस्टम देखना जब वो रेस्पिरेशन करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना रात को पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए। वाई? प्लांट्स के पास क्यों नहीं जाना चाहिए रात को? बिकॉज प्लांट्स रात को हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, इसलिए प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए। ये वन ऑफ द रीज़न रहता है, ठीक है। तो आप देखो, अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि प्लांट्स भले ही दिन हो या रात हो, गैसेस एक्सचेंज तो कर रहे हैं ना। दिन में वो क्या कर रहे हैं? डे टाइम में वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन जो है वो ले रहे, सॉरी ऑक्सीजन दे रहे हैं। प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ये आगे दिन में, ठीक है। रात को वो क्या कर रहे हैं? रात को वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। रात को हमारी तरह ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो दिन हो या रात हो, गैसेस का एक्सचेंज तो वो कर रहे हैं, है ना। एक गैस ले रहे हैं, दूसरी गैस दे रहे हैं, नो मैटर कौन सी ले रहे हैं, कौन सी दे रहे हैं, वो अलग चीज। तो वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। समझ ही गए होंगे, स्लाइड्स पे देख के स्टोमेटा लिखा हुआ है। जैसे हम लोग नाक के जरिए गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, गैस लेते हैं, गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही प्लांट स्टोमेटा के जरिए ऐसा करते हैं। तो प्लांट जो है वो स्टोमेटा के जरिए गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर पोर्स। स्टोमा का मतलब होता है पोर्स। स्टोमेटा में जो वर्ड है स्टोमा, स्टोमा का मतलब है पोर्स। पोर्स इन लीव्स, जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर छोटे छोटे ऐसे सुराख जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहा जाता है स्टोमेटा। इनको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा, ठीक। तो ये आप देखो, स्टोमेटा, ईच पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। जो हर एक पोर है वो एक गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। हर एक स्टोमेटा, ये देखो आप, ये स्टोमेटा देख रहे हो, ये बीच में सुराख है, जो ये बीच की जो स्पेस है, दिस सेंट्रल स्पेस, दिस इज स्टोमेटा एक्चुअली। यहीं से, इस सेंट्रल स्पेस से ही गैसेस का एक्सचेंज होगा। ये वाली सेंट्रल स्पेस देख रहे हो। अभी इसके अराउंड ये जो आप सेल्स देख रहे हो, ये आप सेल देख रहे हो और ये सेल देख रहे हो, इनको कहते हैं गार्ड सेल। जैसे गार्ड्स का क्या काम होता है? दरवाजे के बाहर गार्ड्स लगे होंगे अगर तो गार्ड्स का क्या काम होगा? गार्ड्स किसी की एंट्री या एग्जिट को मॉनिटर करेंगे ना। जैसे कोई अननोन होगा उसको नहीं आने देंगे, और कोई जैसे ऐसे जैसे बोला है कि इसको बाहर नहीं जाने देना, तो उसको बाहर भी नहीं जाने देंगे। तो एंट्री एंड एग्जिट को कंट्रोल करते हैं गार्ड्स, है ना, गेट की। वैसे ही स्टोमेटा पोर जो है आपका, वो गेट है जहां से गैसेस ने अंदर या बाहर जाना है। और जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स क्या कर रहे हैं? उसका जो मतलब जो है एंट्री या एग्जिट को कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली जो गेट है, गेट को खोलते हैं और बंद करते हैं। गार्ड गेट खोलेगा
तो आप अंदर या बाहर जा पाओगे, गार्ड गेट बंद कर देगा तो आपका अंदर या बाहर जाना बंद हो जाएगा। वैसे यहाँ पे गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स जब बंद हो जाएंगे तो स्टोमेटा भी बंद हो जाएगा, गैसेस अंदर या बाहर नहीं जा पाएंगे। गार्ड सेल्स ओपन होंगे तो स्टोमेटा भी ओपन होगा, बीच में जो सुराख है, पोर ओपन हो जाएगा और गैसेस अंदर या बाहर मूव कर पाएंगे। ये बात समझे? अभी समझना ये है कि स्टोमेटा ओपन या क्लोज कैसे होता है, बिकॉज हमें तो डिटेल में देखना है प्रॉपर हर चीज। तो लिखा है गार्ड सेल्स कैन चेंज द शेप टू ओपन और क्लोज द स्टोमेटा। गार्ड सेल्स ना अपनी शेप चेंज करते हैं स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने के लिए, सिंपल भाषा में कहा जाए। अब ये शेप चेंज कैसे करते हैं ये सुनना। बेसिकली होता क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ऑस्मोसिस। अब प्लीज कोई बच्चा यहाँ पे ना ऑस्मोसिस की डेफिनेशन वो नेट से देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। नेट पे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखी होती है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। अब वो एग्जैक्ट ये नहीं लिखी होती है, उसमें और भी एक झोल होता है, उसमें एक सॉल्यूट वाला झोल होता है, सॉल्यूट वाली कहानी होती है। ठीक है, आप कंसेप्ट्स को वो वाला कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो मैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बोल रहा हूँ बस उसको दिमाग में रखो और वो 100% सही है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। एक टैंकी है, टैंकी नंबर ए, और एक टैंकी है दूसरी, टैंकी नंबर बी, दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं। इस टैंक नंबर ए में पानी यहां तक भरा हुआ है, इस टैंक नंबर बी में पानी यहां तक भरा है। जब मैं पाइप को, दोनों पाइप्स को, मतलब पाइप को ओपन कर दूंगा तो पानी ए से बी में जाएगा कि बी से ए में? अंडरस्टूड सी बात है, ए से बी में जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, तब तक जाएगा जब तक बैलेंस ना हो जाए। तो ये होता है ऑस्मोसिस। तो अब होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टोमेटा गार्ड सेल्स के आसपास, वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल्स के बाहर हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। ठीक है, अभी आप यहां से समझना, वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल्स के बाहर हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। आप ये समझो कि ये आपका स्टोमेटा है और ये बंद स्टोमेटा, आप देख रहे हो ना, ये बंद है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन में बाहर होंगे गार्ड सेल्स के, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे। ठीक है, अब ये गार्ड सेल के अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल होता है खाली स्पेस। अब क्या होगा कि बहुत सारा पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ जाएगा। जैसे एक सोंगी की एग्जांपल लो, सोंगी को पानी में रखोगे, सोंगी के अंदर पानी की कमी होती है आपने, लेकिन उसको पानी में रखा, सोंगी के बाहर पानी ज्यादा है, सोंगी किशमिश, ठीक है, तो किशमिश के बाहर पानी ज्यादा है, किशमिश के अंदर पानी कम है, तो वो जो बाहर का पानी किशमिश के अंदर आ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से उसके अंदर लो कंसंट्रेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसके गार्ड सेल्स के बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से वाटर यहाँ पे इसके अंदर लो कंसंट्रेशन में आ जाएगा, वैक्यूल्स भर जाएगा, वैक्यूल्स के अंदर बहुत सारा पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से वैक्यूल्स फूल जाएंगे। वैक्यूल्स के फूलने की वजह से गार्ड सेल्स की ऐसे बीन जैसी शेप आ जाएगी, बिकॉज गार्ड सेल्स जब फूल जाते हैं तो उनकी कैसी शेप हो जाती है? बीन जैसी शेप हो जाती है। जैसे होता है ना गुब्बारा, गुब्बारा नॉर्मली पड़ा है तो ऐसे ढीला ढीला होता है, रबड़ जैसा, लेकिन उनकी एक शेप दी होती है पहले से, एक नेचुरल एक शेप होती है। जैसे फुलाओगे तो अगर उसकी शेप पीछे से ऐसे बनाई हुई है, ऐसे गोल जैसी, तो वो गोल हो जाएगा। अगर उसकी पीछे से शेप ऐसी बनाई हुई है, सिलेंड्रिकल इस तरह से बनाई हुई है, तो वो इस तरह की शेप ले लेगा। डिपेंड करता है गुब्बारे की शेप कैसी दी हुई है, कैसे बनाई गई है जब उसको बनाया था, है ना। तो वैसे ही गार्ड सेल्स की एक्चुअल शेप रहती है किडनी जैसी, बीन जैसी, जैसे किडनी होती है या पल्सिस होती है, दालें होती हैं, राजमा जैसी शेप होती है इसकी। तो जैसे गार्ड सेल फूलेगा तो ये ऐसी शेप ले लेगा। अब देखो जब ऐसी शेप ले ली तो यहाँ पे कर्व बन गया ना, ऐसे बेंड सा बन गया ना कर्व, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन। तो सिंपल भाषा में आपको क्या बात करनी है, क्या याद रखना है कि जब वाटर एंटर करता है गार्ड सेल में, गार्ड सेल गेट स्वॉलन, गार्ड सेल फूल जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होता है। When water enters, जब पानी एंटर करता है स्टोमेटा खुलता है, स्टोमेटा ओपन्स। जब गार्ड सेल में पानी भरता है, जब गार्ड सेल में पानी जाता है तो गार्ड सेल फूल जाते हैं, फूलने की वजह से वो ऐसी शेप लेते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और अब इमेजिन करो, अब ये गार्ड सेल भरा हुआ है, ये चीज इमेजिन करो, ये मान लो अभी ये गार्ड सेल है, ये भरा हुआ है पूरा और इसकी वजह से ओपन है। अब पानी है इसके अंदर तभी ये ओपन है, पानी भरा हुआ है तभी ये फूला हुआ है और तभी ओपन है।
इमेजिन करो जब पानी बाहर निकल जाएगा, इमेजिन क्या करना है, ऐसा होता है। अब पानी बाहर निकलेगा, पानी क्यों बाहर निकलेगा? बिकॉज पानी इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो गर्मी में खड़े होते हैं, तो उनमें से भी जैसे आपको पसीना आता है उनमें से भी पानी का लॉस होता है। तो प्लांट्स में से जब पानी का लॉस होता है तो उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। समझना इस चीज को, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपायरेशन। जब प्लांट्स में से पानी का लॉस होता है उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो गार्ड सेल्स में से भी पानी का लॉस हो जाएगा, पानी निकल गया बाहर। अब जैसे ही पानी निकल गया, गुब्बारे में से हवा निकल गई, तो गुब्बारा दोबारा अपनी शेप में आ जाएगा ना, मतलब दोबारा ऐसे ढीला पड़ जाएगा। वैसे इसमें से भी पानी निकल गया तो ये ऐसा नहीं रहेगा किडनी जैसा, ये दोबारा अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा, मतलब दोबारा ऐसे रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होने की वजह से दोबारा से ये बंद हो जाएगा। तो व्हेन वाटर एग्जिट द गार्ड सेल, वाटर जब एग्जिट करता है गार्ड सेल से, स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा क्लोजेस। जब पानी एग्जिट कर जाता है तो गार्ड सेल अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। कोई डाउट हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने स्टोमेटा देखा, स्टोमेटा जब ओपन या क्लोज होगा, जब ओपन होगा तो गैसेस अंदर या बाहर मूव करेंगी, जब क्लोज होगा तो अंदर या बाहर मूव नहीं कर सकती है। बस इतनी सी बात, ठीक। अब प्लांट्स के कुछ वुडी पोर्शंस होते हैं, वुडी हिस्से होते हैं, वुडी लकड़ी वाले हिस्से होते हैं। उन वुडी पोर्शंस में जो है वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स नोन एज लेंटिसेल्स। क्योंकि वहां पे स्टोमेटा नहीं होता, स्टोमेटा वहां पे होगा टिश्यू है, और लिविंग टिश्यू यंग स्टेम में या लीफ में होता है, पत्तों में और यंग स्टेम में, लीफ में। जहां वुड होती है ना, वुड डेड टिश्यू से बनी होती है, वुड लिविंग नहीं होती। अब जहां वुड आ गई, प्लांट की जिस स्टेम में वुड आ गई, वहां पे तो डेड टिश्यू हो गया, वहां पे स्टोमेटा नहीं हो सकता। वहां पे दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप देख रहे हो, ये लकड़ी के ऊपर आप सबने देखा होगा, इसलिए मैंने फोटो डाली, ये नेचुरल फोटो है, ये लकड़ी के ऊपर आप सबने देखा होगा। ये देखो, ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स लकड़ी के ऊपर देखे ना, तो ये जो डॉट जैसे स्ट्रक्चर है इनको लेंटिसेल्स कहते हैं। और लेंटिसेल्स की ये डायग्राम है सिंपल सी। तो लेंटिसेल्स के जरिए, वुडी स्ट्रक्चर्स में स्टोमेटा के जरिए, स्टोमेटा के बदले लेंटिसेल्स होता है, और ये लेंटिसेल्स की मदद से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये बात सभी को क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। आप ये देख लिया आपने। तो अब जब गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है तो अल्टीमेटली जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसको हम कहते हैं सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन होती है। अब देखो, गैसेस का एक्सचेंज हो गया, प्लांट्स ने ऑक्सीजन ले ली, प्लांट्स ने क्या कर लिया? प्लांट्स ने अपने अंदर क्या ले ली? ऑक्सीजन ले ली। और जब भी कोई फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, व्हेनेवर अ फूड ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जब भी फूड जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, इस तरह की रेस्पिरेशन को एरोबिक कहते हैं। और जब फूड बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मतलब बिना ऑक्सीजन के टूट जाए, उसको एनारोबिक कहते हैं। एनारोबिक हमारा इतना मेन है नहीं, आप एरोबिक देखो, दैट्स इट। मतलब रेस्पिरेशन टॉपिक आपको बुक्स में स्पेसिफिकली नहीं मिलेगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। इसको जब पढ़ाया जाता है तो इसको सीधा मतलब ह्यूमंस के साथ अप टू 10th लेवल पढ़ना है ना हम लोगों ने, तो अप टू 10th लेवल प्लांट्स का स्पेसिफिकली नहीं होता है बुक में। हाँ, 11th लेवल के हिसाब से पढ़ोगे फिर तो रेस्पिरेशन बहुत डिटेल में, फिर तो ये साइकिल वाइकल सब डिटेल में, ठीक है। वो ह्यूमंस प्लांट्स दोनों का सेम होता है। रेस्पिरेशन जो ह्यूमंस में वही प्लांट्स में, बेसिकली ये बात है। तो इसलिए इसको एज सच मैंने आपके लिए जो भी जितना प्रिसाइज और जितना अच्छे वे में ला सकूँ मैंने वो कोशिश की है कि आपका कुछ छूटे ना। और बाकी तो मुझे ये लगता है पर्सनली ये भी नहीं पूछने वाले, और पूछ लेंगे तो अलग चीज़ है। तो देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन जब फूड टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब अभी तक की कहानी में हमने क्या बात की? हमने बात की कि प्लांट्स ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन कैसे करेंगे, स्टोमेटा या लेंटिसेल्स के जरिए। स्टोमेटा कैसे ओपन या क्लोज होता है वो भी आपने देख लिया। अगर स्टोमेटा में प्रॉब्लम आए तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो। थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। मुझे नहीं लगता मैंने जितना अच्छे से समझा सकता था मैंने बताया, बहुत इजी है वो। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या आ गया, अब ऑक्सीजन आ गया। अब देखो फूड कैसे टूटेगा ऑक्सीजन की मदद से, क्योंकि मजाक थोड़ी है। हमने क्या बोला कि होने क्या वाला है, ये C6H12O6, ये फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटने वाला है और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये चीजें बनने वाली हैं, तो मजाक थोड़ी ये चीजें इतनी आसानी से बन जाएंगी। तो बड़े सारे स्टेप्स होंगे, तो वो बहुत सारे स्टेप्स क्या होंगे वो देखेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बहुत सारे स्टेप्स समराइज है यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, सेल के अंदर ही होता है। देखो फूड है ना आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला जब आप देखते हो आप क्या लिखते हो, C6H12O6। तो कार्बन कितने हैं दोस्तों, 6 कार्बन। हाँ, तो 6 कार्बन। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस जब भी बोला मैंने, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा किसमें, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है और पायरुविक एक 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, बस इतना बात याद रखो। ठीक है, फॉर्मूला मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी बताया जा सकता है, बट उसका जरूरत इसलिए नहीं कि उतना लेवल नहीं मुझे लगता वो जाने वाला है, बट फिर भी इफ यू वांट टू सी यू कैन। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुविक एसिड, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है, वो एक 3 कार्बन के स्ट्रक्चर में टूट जाएगा, जिसको कहते हैं पायरुविक एसिड। तो ये ग्लाइकोलिसिस इसको कहते हैं, जब ग्लूकोज एक 3 कार्बन के स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है वो 3 कार्बन के स्ट्रक्चर में टूट जाएगा, उसको कहते हैं पायरुविक एसिड। ठीक है, तो इस स्टेप को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, टूट गया। और ये ग्लाइकोलिसिस बड़ा लंबा चौड़ा स्टेप है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस, बड़े सारे स्टेप्स होते हैं। आप खुद सोचो, 6 कार्बन से 3 कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ी बन जाएगा, मजाक थोड़ी चल रहा है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे देखो, आप देखो 1 2 3 4 एरो बनाया ना, मतलब इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो हमें नहीं पढ़ने। और जब ये स्टेप्स होते हैं, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है 3 कार्बन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें से एनर्जी भी रिलीज होती है, जिनको कहते हैं एटीपी की फॉर्म में 2 एटीपी रिलीज होते हैं। समझ आई? अब जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का बना, ये फर्दर अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में चल रही है। ग्लाइकोलिसिस सेल के कहां चल रही है, इमेजिन ये सेल है, तो सेल का साइटोप्लाज्म, जो सेल होता है ना, सेल के अंदर जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में चल रही है। अब उसके अंदर एक ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बोला ना माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है, तो ग्लाइकोलिसिस तो बाहर ही हो जाएगी साइटोप्लाज्म में। ये देखो साइटोप्लाज्म में होगी, ये बात याद रखना है। हाँ, ये पेपर में पूछ सकते हैं अगर ग्लाइकोलिसिस वगैरह आ भी गया। वैसे तो ग्लाइकोलिसिस ही शायद ही रेयरली पूछे, बट अगर आ भी गया तो ये पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, तो साइटोप्लाज्म में होती है। यहाँ ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, मेन स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, दैट्स इट। हाँ, कि ग्लाइकोलिसिस में बनता क्या है, पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का स्ट्रक्चर है, बस ये बातें पूछी जा सकती है। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगी, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि ये पायरुविक एसिड एक साइकिल के अंदर एंटर करेगा, उस साइकिल को कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल को क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्रेब साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे साइकिल पड़ा। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इनमें, और इनमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। बहुत सारे क्रेब्स साइकिल में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। क्रेब्स साइकिल में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, पायरुविक एसिड के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ होती है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस पायरुविक एसिड के अंदर वो जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी होती है, मैंने आपको बोला ना केमिकल्स के अंदर एनर्जी होती है, उनके बॉन्ड्स में एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी केमिकल फॉर्म में जाएगी एक सिस्टम में जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिंपल भाषा में याद रखो, ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्रेब्स साइकिल से केमिकल एनर्जी जाएगी। ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में गया, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड के साथ बहुत छेड़छाड़ होगी, जिसमें पायरुविक एसिड जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो भी केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी होगी, वो केमिकल फॉर्म बोले तो NADH, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है ना जो एनर्जी लेकर जाता है, एनर्जी कैरियर्स का काम करता है। NADPH और ATP इन फॉर्म में जो है वो एनर्जी जो है वो क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फाइनली ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन की मदद से ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी फर्दर फाइनली ATP की फॉर्म में। तो लगभग आप देखो 36 ATP जनरेट होंगे यहां से, 2 ATP यहां पहले ग्लाइकोलिसिस में जनरेट हुए थे। तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 36 से 38 ATP जनरेट होते हैं जब भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड बना, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या बनता है, वाटर एक बाई प्रोडक्ट बनता है, ऑक्सीजन भी यूज होगी। तो आपने देखा कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी आ गई पूरी कहानी में, और वो टूट गया फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और एनर्जी बनी। कितनी एनर्जी बनी ये आपसे पूछा जा सकता है। एनर्जी बनती है 36 से 38।
अभी कुछ जो मेरे प्यारे दोस्त जो मेरी ही ब्रांच के हैं, मेडिकल साइंसेस के हैं, वो शायद मुझे बोल सकते हैं कि सर एज पर द प्रेजेंट डेटा कि 32 ATP बनते हैं, वो वही रिसर्च वाली बातें हैं। फिलहाल के लिए अभी तक टेक्स्ट बुक में जो है वो 32 का जिक्र नहीं होता है, अभी तक 36 और 38 लेकर चल रहे हैं हम लोग। जब 32 का जिक्र होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं, हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स खत्म। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो रहने वाली है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए बने रहिएगा।